नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखोखना अब से कुछ देर बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। महागठबंधन में नहीं सुलझा सीट बंटवारे का पेच तो कांग्रेस जारी कर देगी प्रत्याशियों की सूची। कुपवाड़ा में एलओसी पर सेना ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। 2 आतंकवादी ढेर, कुछ अन्य आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज। भारतीय सेना की मेजबानी में दिल्ली में शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता सम्मेलन। 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सम्मेलन में शामिल। और भारत ने दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर सीरीज में किया क्लीन स्वीप। शुभमन गिल ने बतौर कप्तान पहली टेस्ट सीरीज जीती। आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। भारत दौरे पर आए मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखोखना अब से थोड़ी ही देर बाद नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा संभव है। राष्ट्रपति उखना आज सुबह राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति उखना आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। भारत और मंगोलिया के बीच वर्ष 1955 से राजनयिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में घनिष्ठ साझेदारी है। इससे पहले कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखोखना से भारत की राजकीय यात्रा के दौरान मुलाकात करना सम्मान की बात है। आध्यात्मिक पड़ोसियों और वैश्विक दक्षिण के सदस्यों के रूप में हमारी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में उनके गर्मजोशी भरे विचारों की सराहना करता हूं। राष्ट्रपति खुरेल सुखोखना के साथ कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों की सूची पार्टी हाईकमान को भेज दी गई है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पार्टी महासचिव और बिहार के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि सीट शेयरिंग अभी भी नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस जहां 71 सीटों पर दावेदारी कर रही है तो वहीं आरजेडी कांग्रेस को मात्र 61 सीटें देने की बात कर रही है। इसी बीच कल कांग्रेस नेतृत्व ने तेजस्वी से मिलने का समय नहीं दिया। ऐसे में आज की बैठक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, जिस पर इंडी गठबंधन के घटक दलों की भी नजर बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को टिकट देना शुरू कर दिया है। इस्लामपुर से पार्टी ने राकेश कुमार रोशन को टिकट दिया है। वहीं डॉक्टर संजीव को परबत्ता सीट से, जबकि बोगो सिंह को मटिहानी सीट से मैदान में उतारा गया है। दिल्ली से पटना लौटे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कई उम्मीदवारों को राजद का सिंबल दिया। इनमें संदेश सीट से दीपू यादव, मनेर सीट से भाई वीरेंद्र, मसौढ़ी सीट से रेखा पासवान, साहेबपुर कमाल सीट से ललन सिंह और हथुआ सीट से राजेश कुशवाहा शामिल है। वहीं बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि वहां आपस में स्पर्धा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। एनडीए ने सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा की और बहुत ही चट्टानी एकता के साथ
एनडीए के 5 पांडव चुनावी बिगुल फूंक दिए हैं। हम लोगों ने ये भी तय कर लिया है कि किस सीट पर किस पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों ने इस चीज़ को अंतिम स्वरूप दे दिया है और कोशिश है कि आज शाम तक हम जो है तो हैदराबाद हाउस से अभी आप देख रहे थे ये सीधी तस्वीरें। आपको बता दें कि मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुकुखना 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं और हैदराबाद हाउस वो पहुंचे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। आपको बता दें कि इससे पहले मंगोलिया के राष्ट्रपति बापू को नमन करने के लिए राजघाट पहुंचे। वहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। आपको बता दें कि भारत और मंगोलिया 1955 से एक विशेष संबंध रखते हैं और आपको बताएं कि इसके साथ साथ आर्थिक क्षेत्र हो, रक्षा क्षेत्र हो या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र हो, भारत और मंगोलिया के बीच प्रगाढ़ रिश्ते रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है और उसके मद्देनजर हम देखेंगे कि ये रिश्ते और भी कितने मजबूत होते हुए नजर आएंगे और भी प्रगाढ़ होते हुए रिश्ते हम सभी को देखने को मिलेंगे।
खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया और ऑनलाइन विज्ञापनों पर अब चुनाव आयोग की सख्त निगरानी रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव और 6 राज्यों व जम्मू कश्मीर की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के मद्देनजर आयोग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने सभी चुनावी विज्ञापनों को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी यानी कि MCMC से पहले से प्रमाणित प्री सर्टिफाइड करवाएं। आयोग ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक विज्ञापन सोशल मीडिया या इंटरनेट वेबसाइट्स पर बिना अनुमति जारी नहीं किया जा सकेगा। जिला और राज्य स्तर पर MCMC समितियां गठित की गई हैं जो सभी विज्ञापनों की पूर्व जांच करेगी। साथ ही मीडिया में पेड न्यूज के मामलों पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों से ये भी कहा है कि वो अपने प्रामाणिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी नामांकन के समय देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा राजनीतिक दलों को अपने सोशल मीडिया प्रचार पर हुए खर्च का ब्यौरा चुनाव समाप्त होने के 75 दिनों के भीतर आयोग को देना होगा। इन खर्चों में इंटरनेट कंपनियों को दिए गए भुगतान, वेबसाइट्स पर प्रचार और सोशल मीडिया अकाउंट्स के रखरखाव पर हुआ व्यय भी शामिल रहेगा। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम के समर्थन में नारे लगाने पर मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के 10 छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने संस्थान में GN साई बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए भी विद्यार्थियों पर केस दर्ज किया है। GN साई बाबा पर नक्सली गतिविधियों में कथित रूप से शामिल होने का आरोप था। छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने संस्थान में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति नहीं ली थी। पुलिस ने छात्रों पर जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है उसमें समुदायों के बीच में घृणा फैलाने का भी मामला शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ये कार्यक्रम रविवार देर शाम आयोजित किया गया था और इसकी जानकारी तब बाहर आई जब सोशल मीडिया पर सोमवार को इसे पोस्ट किया गया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में केरन सेक्टर में LOC पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। केरन सेक्टर के कुमकड़ी इलाके में सेना के जवानों को कल शाम नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता से सेना के जवानों ने इलाके को घेर लिया, जिसके बाद मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। सर्दियां शुरू होने से पहले घुसपैठ की बढ़ती कोशिशों के मद्देनजर सीमा पर कड़ी सतर्कता के बीच ये अभियान शुरू किया गया था। कुपवाड़ा में सेना की 28वीं बटालियन के GOC ने DD न्यूज को बताया कि इलाके में कुछ और आतंकी छिपे हो सकते हैं और इसीलिए यहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल रवि उर्फ सोनू ने आज महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 60 माओवादी कार्यकर्ताओं के साथ हथियार डाल दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नक्सल मुक्त देश के संकल्प पूरे होने की दिशा में चलाए जा रहे अभियान को लगातार सफलता मिल रही है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम आपको बता रहे थे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू ने आज महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 60 माओवादी कार्यकर्ताओं के साथ हथियार डाल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नक्सल मुक्त देश के संकल्प को पूरा होने की दिशा में चलाए जा रहे अभियान को लगातार सफलता मिल रही है। सितंबर में सोनू ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर हथियार डालने का संकेत दिया था। सोनू को छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सों में माओवादी कार्यकर्ताओं के एक बड़े हिस्से से समर्थन मिला था। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर दुष्कर्म मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को लेकर भाजपा हमलावर है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा है कि ममता बनर्जी और सौगत रॉय के बयान असंवेदनशील हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य में 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा निराश्रित माताएं, बहनें, वृद्धजन और दिव्यांगजन हर माह 1,000 रुपए की पेंशन प्राप्त कर सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन न केवल भरण पोषण अनुदान पा रहे हैं, बल्कि उन्हें सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग भी मिल रहे हैं ताकि वो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सकें। वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 4,77,680 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, जिन्हें 2,378 करोड़ रुपए की राशि भी दी गई है। ये योजनाएं अंत्योदय से राष्ट्रोदय की जीवंत साधना है। रूस के कलमेकिया में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के लिए एक भव्य कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कलमेकिया की प्रकृति से जुड़ाव और समृद्ध पारंपरिक विरासत को गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया गया। भारत ने गाजा शांति समझौते का स्वागत किया है और आशा व्यक्त की है कि इस क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित होगी। मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित मध्य पूर्व शांति सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान कीर्तिवर्धन सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात भी की। भारत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना का समर्थन करते हुए मिस्र और कतर की भूमिका की सराहना की है। भारत ने कहा कि वो पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए हमेशा संवाद और कूटनीति के रास्ते का समर्थन करता रहा है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सभी शेष बंधकों की रिहाई और गाजा पट्टी में संघर्ष विराम के बाद आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की कोशिशों को और भी मजबूत करना था, जो राष्ट्रपति ट्रंप की स्थायी शांति की परिकल्पना के अनुरूप है। भारत ने यह भी दोहराया कि वो फिलिस्तीनी मुद्दे के दीर्घकालिक और न्यायपूर्ण समाधान के लिए लंबे समय से 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है और भारत इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए हर संभव प्रयास का समर्थन करेगा। गाजा शांति शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक गाजा समझौते के बाद इसे दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने वाला समझौता करार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वर्षों की पीड़ा और रक्तपात के बाद गाजा में युद्ध समाप्त हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की प्रशंसा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा मित्र बताया है। कल मिस्र में शर्म अल शेख शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को एक महान देश बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां शानदार काम किया है। गाजा में इजराइल हमास युद्ध समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद उन्होंने ये टिप्पणी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप को ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई देने के लिए फोन पर की गई बातचीत के कुछ दिनों बाद आया है। अर्थशास्त्र में इस साल का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को मिला है। ये सम्मान उन्हें आर्थिक विकास को समझने में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। उन्होंने इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच संबंधों पर गहराई से काम किया है। साल 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट के नाम की घोषणा हुई है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने इकोनॉमी में 2025 के नोबेल की घोषणा की। नोबेल पुरस्कार नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के काम के लिए दिया जा रहा है। मोकिर ने ऐतिहासिक स्रोतों का इस्तेमाल निरंतर विकास के सामान्य बनने के कारणों को उजागर करने के लिए किया। अगियन और हॉविट ने निरंतर विकास के पीछे के तंत्र का अध्ययन किया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने अल्फ्रेड नोबेल 2025 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में
स्वेरिक्स रिस्क बैंक पुरस्कार प्रदान करते हुए कहा कि प्रतिष्ठित पुरस्कार का आधा हिस्सा मोकिर को तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए दिया गया, जबकि दूसरा आधा हिस्सा अज्ञान और हॉविट को संयुक्त रूप से रचनात्मक विनाश के माध्यम से सतत विकास के सिद्धांत के लिए दिया गया। Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2025 to Joël Moncur, Northwestern University, USA, Philippe Aghion, Collège de France and INSEAD, France, and London School of Economics, UK, and Peter Howitt, Brown University, USA, for having explained innovation-driven economic growth. नोबेल समिति के अनुसार इन अर्थशास्त्रियों ने ये सामने रखा कि इनोवेशन से कैसे आर्थिक विकास का रास्ता खुलता है। तकनीक तेजी से बदलती है और हम सभी पर असर डालती है। अकादमी ने कहा, पिछली 2 शताब्दियों में इतिहास में पहली बार दुनिया ने सतत आर्थिक विकास देखा है। इसने बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और हमारी समृद्धि की नींव रखी है। वहीं तीनों अर्थशास्त्रियों की बात की जाए तो जोएल मोकिर संयुक्त राज्य अमेरिका के इनवास्टन स्थित नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जबकि फिलिप अगियन पेरिस स्थित कॉलेज डी फ्रांस और इंसीड तथा ब्रिटेन स्थित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हॉविट संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रोविडेंस स्थित ब्राउन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को औपचारिक रूप से अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। सेंट्रल बैंक ने इसे 1968 में 19वीं सदी के स्वीडिश व्यवसायी और रसायन शास्त्री अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शुरू किया था, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और 5 नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की थी। तब से ये पुरस्कार कुल 96 विजेताओं को 56 बार प्रदान किया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार समिति ने इन तीनों विद्वानों के नाम की घोषणा करके ये साफ कर दिया है कि उनके आर्थिक मॉडल और विश्लेषण वर्तमान वैश्विक आर्थिक चुनौतियों को समझने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। अफ्रीकी देश मेडागास्कर में जेंजी प्रोटेस्ट की वजह से तख्ता पलट जैसी स्थिति बन गई है। अधिकारियों के मुताबिक जनरेशन जी के विरोध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति एंड्री राजोलिना रविवार को देश छोड़कर चले गए। विपक्षी नेताओं और सैन्य सूत्रों ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों को सेना का समर्थन मिलने के बाद राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। भारत ने दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया है। आज मैच के अंतिम दिन भारत ने 121 रन का लक्ष्य 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। इससे पहले भारत ने अहमदाबाद में खेला गया पहला टेस्ट भी जीता था। टेस्ट कप्तान के तौर पर शुभमन गिल ने अपनी पहली सीरीज जीती है। इससे पहले वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में दम दिखाया और दूसरी पारी में वेस्टइंडीज की टीम 390 रन बनाकर आउट हो गई। टीम के लिए जॉन कैंपेल ने 115 और शे होप ने 103 रनों की पारी खेली। वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली पारी में 248 रन बनाकर आउट हो गई और उसे फॉलो ऑन खेलना पड़ा था। भारत ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित की थी। खेल की खबरों में ही महिला क्रिकेट विश्व कप में आज श्रीलंका और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। ये मैच कोलंबो में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने 2 मैच में मिली हार के बाद अपनी पहली जीत दर्ज की थी। न्यूजीलैंड की 3 मैच में 2 अंक के साथ 5वें स्थान पर है। वहीं श्रीलंका की टीम अब तक कोई मैच नहीं जीत पाई है। श्रीलंका के खाते में सिर्फ 1 अंक है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच वॉश आउट होने के बाद आया था। ओडिशा के फर्राटा धावक प्रतीक महाराणा ने अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स का क्वालिफिकेशन मार्क हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है। प्रतीक ने ओडिशा में आयोजित नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ में 21.24 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 21.26 सेकंड का पुराना मिड रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया।
100 मीटर में 10.72 में सिल्वर मेडल मिला था मेरे को, तो जो गलती हुआ था मैं उसको करेक्शन करके मेरे को 200 भागना था, उसमें अच्छा करना था और 21.24 सेकंड के साथ गोल्ड मेडल आया। जो पहले मिड टक्कर था इधर अंडर 20 में 21.26 वो भी ब्रेक किया और जूनियर वर्ल्ड का क्वालिफिकेशन मार्क जो था 21.25 वो टाइमिंग भी ब्रीच किया मैंने। तैयारी तो बहुत अच्छा था। सर मेरे को इसकी वजह से अच्छे से प्रिपेयर भी किए थे और होम ग्राउंड में होने की वजह से मेरे को बहुत लोकल सपोर्ट भी मिल रहा था और अच्छा लग रहा था इधर भागने में मेरे को। 2026 में वर्ल्ड चैंपियनशिप है और जूनियर एशिया चैंपियनशिप भी है, तो उधर जाना है और अच्छा परफॉर्मेंस करना है। बस अच्छा लगा, इधर का माहौल भी बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट भी मिला है इधर। ये मेरा इस ग्राउंड में बैक टू बैक दूसरा कंपटीशन है, तो अच्छा लग रहा है इधर। सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में आज होने वाले मैच में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में मौजूदा चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन को 3-2 से और फिर दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 4-2 से हराया था। तो सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में आज होने वाले मैच में भारत का सामना पाकिस्तान से होने वाला है। रोमांचक मुकाबला देखने योग्य होगा। भारत ने अपने पहले मैच में मौजूदा चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन से 3-2 से और फिर दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 4-2 से हराया था। एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप 2026 क्वालिफायर्स में ग्रुप जी के शुरुआती मैच में भारत ने किर्गिस्तान को 2-1 से हरा दिया। ये मैच बिश्केक में खेला गया था। भारत ने पिछली बार एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप में 2005 में हिस्सा लिया था। अब भारतीय टीम की नज़र 21 साल का इंतजार समाप्त कर प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने पर है। ग्रुप की तीसरी टीम उज्बेकिस्तान है। सिर्फ ग्रुप की विजेता ही मई 2026 में होने वाले 12 देशों के टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेगी। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व होता है जो मेंटल हेल्थ और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रत्येक 5 में से 1 भारतीय विटामिन डी की कमी का सामना कर रहा है। रिपोर्ट के आधार पर सरकार से आग्रह किया गया है कि इससे निपटने के लिए कारगर उपाय किए जाए। रिपोर्ट में बताया गया है कि विटामिन डी की कमी भारत में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बन गई है और विभिन्न क्षेत्रों, आयु समूहों और आय स्तरों के लोगों को प्रभावित कर रही है। इससे निपटने के लिए जागरूकता फैलाने, सूर्य के प्रकाश के संपर्क को बढ़ावा देने, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहित करने और परीक्षण व पूरक आहार को किफायती बनाने के लिए एनीमिया मुक्त भारत की तर्ज पर विटामिन डी कुपोषण मुक्त भारत अभियान शुरू करने का आग्रह किया गया है। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।